Hello friends, welcome again in the next part of the ECG series. I am डॉक्टर आदिल मिर्ज़ा। फ्रेंड्स, आज हम लोग ER इंटरवल की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने कैलिब्रेशन, रेट, रिदम, एक्सिस कैलकुलेशन एंड एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ ई वेव के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग ER इंटरवल की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल वेव पैटर्न ईसीजी का बना रखा है। तो हम जल्दी एक बार फिर से पीआर इंटरवल और पीआर सेगमेंट के बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में मैंने सारे इंटरवल एंड सेगमेंट के बारे में डिटेल से बता रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पे भी हम एक बार जल्दी देख लेंगे। ये पी वेव होती है एंड ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको हम बोलते हैं पीआर सेगमेंट। ठीक है, ये होता है पीआर सेगमेंट। ठीक है, एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ पी वेव टू एंड ऑफ द पी आर सेगमेंट, या फिर आप ये भी बोल सकते हो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। यहाँ से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है, तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ पी वेव टू द स्टार्टिंग ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये जो ड्यूरेशन होता है इसको हम बोलते हैं पी आर इंटरवल। ठीक है, पी आर इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो हमको आज ER इंटरवल की जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो PR इंटरवल होता है यहाँ से यहाँ तक का जो ड्यूरेशन होता है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक है जो ये ड्यूरेशन PR इंटरवल ड्यूरेशन होता है फ्रॉम 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, नॉर्मल जो ड्यूरेशन होती है 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर के बराबर होती है PR इंटरवल की। ठीक है, तो 3 स्मॉल स्क्वायर का जो ड्यूरेशन होगा कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 0.04 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.12 सेकेंड, एंड 5 को 4.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 सेकेंड। ठीक है, यानी 0.12 सेकेंड से 0.2 सेकेंड, इसको मिली सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 120 मिली सेकेंड से लेकर यह ड्यूरेशन होती है 200 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये नॉर्मल ड्यूरेशन होती है, यानी 120 मिली सेकेंड, यानी 3 स्मॉल स्क्वायर से अगर ये ड्यूरेशन कम होती है तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट PR इंटरवल, एंड अगर ये 5 स्मॉल स्क्वायर से ड्यूरेशन बढ़ जाती है तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग PR इंटरवल। ठीक है, अब नॉर्मलिटीज़ क्या क्या हो सकती है, PR इंटरवल का जो ड्यूरेशन है वो या तो शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट कितने से, लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर हो जाए। ठीक है, 3 स्मॉल स्क्वायर यानी लेस देन 120 मिली सेकेंड। ठीक है, या 0.12 सेकेंड। ठीक है, इससे अगर इसका ड्यूरेशन कम हो जाए तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट PR इंटरवल, एंड अगर इसकी लॉन्ग PR इंटरवल का बोलेंगे जब ड्यूरेशन 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो जाए, या फिर 5 स्मॉल स्क्वायर, ग्रेटर देन 5 स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे किन किन कंडीशन में PR इंटरवल ड्यूरेशन जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, किन किन कंडीशन में PR इंटरवल जो होता है वो लॉन्ग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम नॉर्मल सिग्नल कंडक्शन हम देखेंगे हार्ट में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है ये SA नोड है, जो राइट एट्रियम में SA नोड होता है, एंड एट्रियो वेंटिकुलर जो जंक्शन होता है वहाँ पे AV नोड होता है। ठीक है, SA नोड से इम्पल्स जनरेट होता है, क्यों, तो इसीलिए SA नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर। तो SA नोड को हम पेस मेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि SA नोड हाईएस्ट पोटेंशियल पे इम्पल्स जनरेट करता है, इसलिए दोनों नोड के बीच में पाथवे बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं इंटर नोडल पाथवे। तो वाया इंटर नोडल पाथवे SA नोड से इम्पल्स ट्रैवल करते हुए AV नोड के पास आ जाएगी। ठीक है, तो एंड AV नोड उसको फर्दर, ये होता है बंडल ऑफ हिस, ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक ये बंडल ऑफ हिस है। ठीक है, तो बंडल ऑफ हिस से फिर इम्पल्स आगे जाएगी लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड ये राइट बंडल ब्रांच, फिर आगे ये क्या है पुरकिंजे फाइबर्स, ये क्या है पुरकिंजे फाइबर्स, ये दोनों साइड पुरकिंजे फाइबर, एंड पूरा होल वेंट्रिकल में ये स्प्रेड हो जाएगा सिग्नल। ठीक है, तो ये होता है एक नॉर्मल कंडक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको डिस्कस करना होगा कि सेल्स में हम देखेंगे यहाँ पे कि सेल्स में इम्पल्स का ट्रांसमिशन या इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है। तो आपको पता होगा कि रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम का कंसंट्रेशन सेल के आउटसाइड यानी ECF में ज़्यादा होता है, एंड पोटेशियम का कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, ये जैसे ही इसको कोई स्टिमुलस मिला, ये सोडियम तुरंत इस सेल के अंदर आएगा। ठीक है, और अंदर आएगा तो साथ में क्या हो जाएगा, ये जो अपना पॉजिटिव सेल है यानी इसकी पॉजिटिविटी जो होगी वो अंदर की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी, एंड इसको काउंटर करने के लिए पोटेशियम जो होगा वो बाहर जाने लगेगा। ठीक है, तो पोटेशियम ये
तो ये सेल होगी ये डिपोलराइज हो जाएगी, ठीक है। सोडियम के अंदर आने से ये सेल जो होगी इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं डिपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये सेल डिपोलराइज हो जाएगी। और आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि ये जो अंदर सोडियम आ चुका है और ये पोटेशियम जो बाहर जा चुका है, इसको फिर से वापस लाने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव हो जाता है। तो ये सोडियम को बाहर करता है बाद में एंड पोटेशियम को अंदर लाता है। लेकिन कुछ सोडियम जो होता है वो ये नेबरिंग सेल जो होती है इसके अंदर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जब ये अंदर जाएगा यहाँ पे तो ये इसको भी डिपोलराइज करने लगेगा, ठीक है, इसको भी। तो ये अपनी नेबरिंग सेल्स को भी डिपोलराइज करने लगेगा। तो इसी तरह फिर ये वाली सेल भी फिर यहाँ से सोडियम जो या कुछ सोडियम इसके अंदर आएगा तो ये वाली सेल भी डिपोलराइज होने लगेगी। फिर इसी तरह जो इसके आगे की जो सेल होगी इसमें इम्पल्स का ट्रांसमिशन होने लगेगा। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि एक सेल से दूसरी सेल या दूसरी सेल से तीसरी सेल में इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एसए नोड होता है, एसए नोड के अंदर जो सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इसी तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है। एंड ए नोड होता है, ये एवी नोड मान लीजिए, ये एसए नोड एंड ये एवी नोड, ठीक है। तो एवी नोड जो होता है उसके अंदर जो सेल का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अगर कोई सिग्नल यहाँ से यहाँ आया, सोडियम यहाँ से इसको डिपोलराइज करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको अगली मेम्ब्रेन यहाँ मिलेगी, फिर अगली मेम्ब्रेन यहाँ मिलेगी, इसको क्रॉस करने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये जल्दी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर कोई सिग्नल यहाँ आया सोडियम, फिर इसको इस सेल से इस सेल में जाएगा, फिर तुरंत एक मेम्ब्रेन मिलेगी, फिर मेम्ब्रेन मिलेगी, फिर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे जो कंडक्शन होगा उसकी स्पीड बहुत एक्सट्रीमली स्लो हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो कंडक्शन होगा उसको हिंड्रेंस ज़्यादा फील होगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो कंडक्शन की जो स्पीड होगी वो बहुत ही स्लो होगी, और यहाँ पे एसए नोड में जो कंडक्शन की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, ठीक है। तो अभी इस कंसेप्ट को हम आगे यूज़ करेंगे इसको। फ्रेंड्स आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो हमारा हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर में एक साइमल्टेनियसली ना तो सिस्टोल होता है ना तो डायस्टोल होता है। अगर ऊपर वाला दोनों पार्ट जो यानी राइट एट्रिया जो होती है, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। तो राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया में अगर सिस्टोल हो रहा होता है तो उस टाइम क्या होगा, वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा, ठीक है। एंड क्योंकि जब सिस्टोल होगा एट्रिया में तो जो ब्लड होगा वो कहाँ से कहाँ पंप होगा, एट्रिया से वेंट्रिकल में पंप होगा। तो इस ब्लड को रिसीव करने के लिए वेंट्रिकल्स को डायस्टोल में जाना पड़ेगा, यानी डायलेट होना पड़ेगा वेंट्रिकल को, ठीक है। इसी तरह जब वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होगा तो उस टाइम यानी वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पंप होगा, ब्लड इधर इस वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और इससे पंप होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में। तो रिटर्न आ रहा होगा, ठीक है, इन दोनों साइड से। तो जब वीनस रिटर्न हो रहा होगा यहाँ पे, जिस टाइम वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा होगा वहाँ पे उसी टाइम एट्रिया में डायस्टोल हो रहा होगा, ताकि जो वेन से ब्लड वापस आ रहा है उसको ये रिसीव कर पाए, ठीक है। तो एक साथ आप देखेंगे कि हाफ पार्ट में ऊपर वाले जो अगर हाफ पार्ट में सिस्टोल हो रहा है तो नीचे वाले हाफ पार्ट में डायस्टोल हो रहा होता है। तो हम इस तरह देख सकते हैं कि जब अगर अपर पार्ट में अगर सिस्टोल हो रहा होता है तो नीचे वाले में डायस्टोल हो रहा होता है, एंड जब ऊपर वाले में डायस्टोल हो रहा होता है तो नीचे वाले में सिस्टोल होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है, ड्यू टू प्रॉपर सिग्नलिंग की वजह से। तो कभी अगर मान लीजिए कि सिग्नलिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो एट्रिया में सिस्टोल हो रहा है उसी टाइम वेंट्रिकल में भी सिस्टोल, तो पूरा हार्ट खाली हो जाएगा। या मान लीजिए कि पूरा एट्रिया में डायस्टोल हो रहा है उसी टाइम वेंट्रिकल में भी डायस्टोल हो रहा है, तो हार्ट में से ब्लड पंप ही नहीं होगा। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट किया गया है ताकि अपर पार्ट में अगर सिस्टोल हो रहा तो लोअर पार्ट में डायस्टोल हो, एंड अपर पार्ट में डायस्टोल हो तो लोअर पार्ट में सिस्टोल हो। तो ये किस तरह से होता है, अब लास्ट वीडियो में मैं बता रखा हूँ कि यहाँ से एसए नोड से इम्पल्स जनरेट होती है और उसके एंड बोथ एट्रिया में स्पिरिट होती है एंड एवी नोड को भी रिसीव होती है, ठीक है। तो जैसे ही एट्रिया को सिग्नल मिलेगा, ठीक है, दोनों एट्रिया में इम्पल्स जनरेट होगी और एट्रिया सिस्टोल में चली जाएगी। तो जैसे ही एट्रिया में सिस्टोल होगा आप ईसीजी में इस तरह का पी वेव पैटर्न आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है, ईसीजी में एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ जाती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इसलिए आ जाती है यहाँ पे कोई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, ठीक है, ना तो निगेटिव ना पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जो ये एवी नोड है, ठीक है, जो एवी नोड है इसको भी जो सिग्नल मिला है, अभी मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में बताया कि एवी नोड में जो सेल्स होती है वो डेंसली पैक्ड होती है, ठीक है, डेंसली पैक्ड होती है। तो
जो सिग्नल को एवी नोड को क्रॉस करके बंडल ऑफ हिस तक आने में थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है, 0.1 सेकेंड का टाइम लग जाता है। तो ये 0.1 सेकेंड तक कोई सिग्नल जनरेट नहीं होता। ये क्यों ऐसा होता है? ताकि जो एट्रिया में अच्छे से सिस्टोल हो जाए एंड उस टाइम वेंट्रिकल में डायस्टोल होता रहे, ताकि ये जो ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा है वेंट्रिकल को रिसीव हो जाए। अगर ये तुरंत सिग्नल यहाँ पे एवी नोड इस सिग्नल को होल्ड नहीं करे थोड़ी देर के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए, तो जैसे ही ये सिग्नल रिसीव करेगा वैसे ही ये इधर सिग्नल, ये सारा का सारा सिग्नल दोनों वेंट्रिकल में ट्रांसमिट हो जाएगा एंड एट्रिया के साथ साथ वेंट्रिकल में भी सिस्टोल हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि अच्छी कंडीशन नहीं होगी, पूरा हार्ट का चारों चैम्बर खाली हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये सिग्नल को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लिया जाता है ड्यू टू स्पेशल पैकिंग ऑफ द सेल्स, ठीक है, इन द एवी नोड ड्यू। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पी आर इंटरवल की जो एबनॉर्मलिटीज़ है तो 2 टाइप की हो सकती है। या तो पी आर इंटरवल का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाए, या फिर पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन वो कम हो जाए, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि पी आर इंटरवल का जो ड्यूरेशन होता है वो कब बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको पता है एस से नोड से ए वी नोड को सिग्नल रिसीव होगा एंड ए वी नोड 0.1 सेकेंड के लिए नॉर्मली इस सिग्नल को होल्ड करता है, क्योंकि इसके अंदर जो डेंसली पैक्ड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सिग्नल को बहुत स्लोली क्रॉस करवाती हैं अपने अंदर से। तो इसको क्रॉस करने में 0.1 सेकेंड का एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए ईसीजी में कोई इस तरह का ये स्ट्रेट लाइन आती है, इसको हम पी आर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है, बता चुका हूँ। तो अगर फ्रेंड्स आप सोचिए कि अगर ए वी नोड में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई डिफेक्ट हो जाए जिसकी वजह से ये और ज़्यादा जो सिग्नल को इधर छोड़े ही ना, सिग्नल को छोड़े ना, जो बंडल ऑफ हिस को ट्रांसमिट ही ना करे या बहुत काफ़ी लेट ट्रांसमिट करे, जितनी देर तक ये होल्ड करेगा उतनी देर ये पी आर जो सेगमेंट होगा उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा जो पी आर ड्यूरेशन जो होता है वो कहाँ से होता है, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ पी वेव टू स्टार्टिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यानी यहाँ तक। तो इसके अंदर पी आर सेगमेंट भी इंक्लूडेड है। तो जितना पी आर सेगमेंट की लेंथ बढ़ती जाएगी यानी ये पी आर ड्यूरेशन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ए वी नोडल डिफेक्ट हो या ए वी नोडल डीले, तो जितना ज़्यादा ये ए वी नोड डीले करेगा उतना ज़्यादा पी आर इंटरवल का जो ड्यूरेशन होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे कि पी आर इंटरवल जो होता है उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट कब होती है, तो सिग्नल डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं आता, यहाँ से यहाँ नहीं होता है, ये सिर्फ इसी रास्ते से ही आता है, ठीक है। तो अगर कोई एसेसरी पाथवे बन जाए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ कोई एसेसरी पाथवे इसको मिल गया, तो ठीक है, यहाँ से तो सिग्नल यहाँ से सीधे यहाँ पे वेंट्रिकल में आ जाएगा, तो ये ए वी नोड को बाईपास कर देगा। तो जब ए वी नोड को बाईपास कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्नल इस रास्ते से उसको पहुंचने में 0.1 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ठीक है। और इधर से वो सिग्नल मिलेगा तो यहाँ पे कोई एवी नोड है ही नहीं, तो इसको सिग्नल वेंट्रिकल को जल्दी रिसीव हो जाएंगे इन कंपेरिजन टू दिस पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पी आर सेगमेंट होगा इसकी ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, या ऑलमोस्ट एब्सेंट होगी या बहुत छोटी होगी, ठीक है। तो ओवरऑल पी आर इंटरवल की जो ड्यूरेशन होगी वो शॉर्ट हो जाएगी कभी। तो अभी हम लोग देखेंगे आगे किन किन कंडीशन में पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कोई हाईवे है, यहाँ से ये कोई एक्सप्रेसवे है, यहाँ से आप कार लेके चले और यहाँ पे एक आपको मिल गया है यहाँ पे टोल प्लाजा, 5 मिनट 10 मिनट आप यहाँ पे टोल देने के लिए रुकेंगे, उसके बाद आप यहाँ से निकल के आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा शॉर्टकट कोई बाईपास पता चल जाए जो यहाँ से यहाँ तक सीधे ऐसे जा रहा हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मुड़ लेंगे और आपको टोल प्लाजा पे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो 10 मिनट यहाँ पे खर्च हो रहा था वो 10 मिनट आप बचा लेंगे, तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो कोई इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि यानी कोई एसेसरी पाथवे यानी कोई एक्स्ट्रा पाथवे अगर आपको मिल जाए, तो शॉर्ट पी आर इंटरवल में क्या होता है, तो कोई एक्स्ट्रा पाथवे आपको मिल जाए तो आप उस पर ट्रैवल करेंगे तो एवी नोड या टोल प्लाजा आपको नहीं मिलेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था वो आपका बच जाएगा, आप जल्दी पहुंच जाएंगे इधर। तो सिग्नल भी उसी तरह इधर इस पाथवे से जाएगा या इधर से जाएगा कहीं से, तो सिग्नल जल्दी स्प्रेड होगा वेंट्रिकल में, ठीक है। तो हम देखेंगे शॉर्ट पी आर इंटरवल किन किन कंडीशन में मिलता है। शॉर्ट पी आर इंटरवल को हम प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शॉर्ट पी आर इंटरवल नॉर्मली जो नॉर्मल
रास्ते से अगर सिग्नल आएगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड कोई बाईपास पकड़ के आएगा, एक्सेसरी पाथवे के थ्रू आएगा तो उसको टाइम कम लगेगा, और एंड वेंट्रिकल टाइम से पहले ही सिस्टोल में चली जाएगी। तो इसको इसीलिए बोलते हैं प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम, यानी कि वेंट्रिकल में पहले ही एक्साइटेशन हो जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट पी आर इंटरवल को हम प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि शॉर्ट पी आर इंटरवल या प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम किन किन कंडीशन में मिलता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम, WPW सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है, WPW सिंड्रोम, ठीक है, एंड लॉन्ग गेनांग लेवाइन सिंड्रोम अगला, और एंड थर्ड जो है एवी नोडल या जंक्शनल रिदम। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को इसके फर्स्ट पार्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ। एवी नोडल या जंक्शनल रिदम, इसके बारे में मैंने पी वेव की एबनॉर्मलिटीज़ के फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ये दोनों इसके बारे में पढ़ेंगे। WPW सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्सेसरी बंडल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ केंट, बंडल ऑफ केंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ से ये सिग्नल इसको रिसीव होता है बंडल ऑफ केंट, और कोई एवी नोड है नहीं इसके पास, तो सीधे सिग्नल यहाँ से यहाँ जाएगा एंड इसको यहाँ से ऐसे स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इसने एवी नोड को बाईपास कर दिया, तो जब एवी नोड को बाईपास कर देगा तो जो 0.1 सेकेंड का जो डिले हो रहा था वो नहीं होगा, ठीक है। तो जब 0.1 सेकेंड का जो डिले नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पी आर होगा, पी आर इंटरवल जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा। एंड WPW सिंड्रोम में पी आर इंटरवल, एक तो पी आर इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे जो ये QRS कॉम्प्लेक्स होता है ये यहाँ पे एक हल्की स्लैंटिंग दिखेगी, ठीक है। आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ऐसे इस तरह से ये इसको बोलते हैं डेल्टा वेव, क्या बोलते हैं, डेल्टा वेव बोलते हैं, ठीक है, ये डेल्टा वेव। तो हम WPW सिंड्रोम कैसे पहचानेंगे कि शॉर्ट पी आर इंटरवल हो साथ में डेल्टा वेव हो तो उसको बोलेंगे WPW सिंड्रोम। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखिए शॉर्ट पी आर इंटरवल विद स्लैंटिंग, ये क्या है, WPW सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉन्ग गेनांग लेवाइन सिंड्रोम, ठीक है। लॉन्ग गेनांग लेवाइन सिंड्रोम में क्या होगा कि जो इंटर नोडल पाथवे बिटवीन SA नोड एंड AV नोड होता है, यहाँ से एक एक्सेसरी पाथवे जनरेट होगा और वो सीधे बंडल ऑफ हिस को सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा इसको। तो इस फाइबर को क्या बोलते हैं, जेम्स फाइबर बोलते हैं, ठीक है, जेम्स फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AV नोड को इन्होंने भी बाईपास कर दिया, AV नोड के पास सिग्नल गया नहीं, सीधे यहाँ तक आया, यहाँ से इसको AV नोड को बाईपास करते हुए सीधे बंडल ऑफ हिस को सिग्नल मिला। एंड तो आप देख तो क्या होगा कि जो 0.1 सेकेंड का डिले हो रहा था यहाँ पे वो 0.1 सेकेंड शॉर्ट हो जाएगा, इस वजह से पी आर इंटरवल यहाँ पे भी शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए ये पी आर इंटरवल शॉर्ट पी आर इंटरवल है, शॉर्ट पी आर इंटरवल है, बट देयर इज़ नो डेल्टा वेव, ठीक है। तो ये WPW सिंड्रोम एंड LGL सिंड्रोम में डिफरेंस है कि यहाँ पे सिर्फ पी आर इंटरवल शॉर्ट है एंड कोई डेल्टा वेव नहीं होगी। WPW सिंड्रोम में शॉर्ट पी आर इंटरवल होगा और साथ में डेल्टा वेव भी होगी, ठीक है। थोड़ा क्लियरली देख सकते हैं पी आर इंटरवल शॉर्ट हो गया है, ठीक है, पी आर इंटरवल शॉर्ट है बट देयर इज़ नो स्लैंटिंग, ठीक है, नो स्लैंटिंग, ठीक है, एकदम सीधी जा रही है लाइन, कोई स्लैंटिंग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सीधी जा रही है। तो इसको हम बोलेंगे सिर्फ पी आर इंटरवल शॉर्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, LGL सिंड्रोम, ठीक है, लॉन्ग पी आर इंटरवल या हार्ट ब्लॉक, ठीक है। तो हार्ट ब्लॉक कितने टाइप का होता है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री, या इसी को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो होता है ये भी दो टाइप का होता है, टाइप फर्स्ट या इसी को मोबिड्स टाइप 1 या वेंके बैक भी बोलते हैं, एंड टाइप सेकेंड या मोबिड सेकेंड भी बोलते हैं, ठीक है। यानी सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के दो पार्ट होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है, मोबिड फर्स्ट या मोबिड सेकेंड, ठीक। हार्ट ब्लॉक के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, पी आर इंटरवल की ड्यूरेशन शुड बी ग्रेटर दैन 5 स्मॉल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, 5 स्मॉल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर ये 5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है बट सारी पी आर इंटरवल कांस्टेंट है, ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा या फिर सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा टाइप सेकेंड, ठीक है, मोबिड सेकेंड।
और अगर पी आर इंटरवल का जो सारे पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन वेरिएबल है, यानी किसी में कम है किसी में ज़्यादा है या लगातार बढ़ रहा है, तो हम दो कंडीशन हो सकती है, सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक का टाइप फर्स्ट हो सकता है या फिर थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक हो सकता है। हम दोनों हार्ड ब्लॉक हम कब बोलेंगे, जब पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन ग्रेटर देन 5 स्मॉल स्क्वायर हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो अगर पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन, तो हम उसको बोलेंगे हार्ड ब्लॉक, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किस टाइप का हार्ड ब्लॉक है, अगर पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन इंक्रीज्ड है बट लगातार कांस्टेंट आ रहा है, यानी 6 स्मॉल स्क्वायर सभी में 6 6 6 6 आ रहा है, या 7 7 7 सब में आ रहा है, और कोई मिसिंग बीट नहीं है, तो क्या होगा, फर्स्ट डिग्री होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है, पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन तो इंक्रीज़ है, ठीक है, और साथ में मिसिंग बीट भी आ रही है, मिसिंग क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो वो डेफिनेटली वो क्या होगा, टाइप 2 होगा, सेकेंड डिग्री, तो डेफिनेटली वो सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक होगा। अब देखेंगे सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक में दो टाइप का होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक देखेंगे। फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक के लिए क्या होना चाहिए, हार्ड ब्लॉक है, इसी को हम एवी ब्लॉक भी बोलते हैं, एट्रियो वेंटिकुलर ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक कैसे पहचानेंगे, जो पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन शुड बी ग्रेटर देन 5 स्मॉल स्क्वायर, यानी 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो बट कांस्टेंट होना चाहिए, जितना भी हो, यानी 6 स्मॉल स्क्वायर 7 स्मॉल स्क्वायर सभी में कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक ये पी आर इंटरवल है, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, और एक 6 हो गया, और ये 7 8, ये 8 स्मॉल स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे हम काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 5, और यहाँ ये 6 7 8, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे भी 8 स्मॉल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 4 स्मॉल स्क्वायर, उसके बाद 5 6 7 8, तो 8 स्मॉल स्क्वायर। देखिए सभी में बढ़ के आ रहा है, 5 से ज़्यादा है बट कांस्टेंट है सब में, ठीक है, सब 8 8 8 सभी में ये कांस्टेंट है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक, ठीक है। और तो हम यहाँ देख सकते हैं कोई भी मिसिंग क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो इंक्रीज्ड बट कांस्टेंट पी आर इंटरवल विद नो मिसिंग बीट इज सजेस्टिव ऑफ फर्स्ट डिग्री एवी या हार्ड ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड डिग्री हार्ड ब्लॉक या मोबिड फर्स्ट या वेंके बैक क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पी आर इंटरवल का जो ड्यूरेशन होगा वो डेफिनेटली 5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा होगा, ठीक है, 5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा। क्या होगा, लगातार जो होगा ड्यूरेशन वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पी आर इंटरवल की जो ड्यूरेशन होगी वो लगातार इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आप देखिए पी आर इंटरवल की ड्यूरेशन इतनी है, उसके आगे आने वाली पी आर इंटरवल जो थोड़ा उसकी ड्यूरेशन बढ़ गई, ठीक है, उसके आगे आने वाली आप देखेंगे और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद जो 3 लगातार बढ़ी, उसके बाद चौथी यहाँ पे मिस हो गई, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप्ड होगी, ड्रॉप बीट आ गई, या न्यू कोई क्यू आर ए कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मिस हो गया, ठीक है। इसी तरह फिर आप आगे देखोगे ये वाला भी सेम इसी टाइप का, फिर पहला कम होगा, ठीक है, ये देखिए पहला कम होगा, फिर उसके आगे बढ़ता जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये बढ़ गया, ठीक है, उसके बाद आगे और बढ़ेगा, फिर चौथा वहाँ पे फिर मिस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस टाइप का आ रहा है, लगातार पी आर इंटरवल कुछ टाइम तक बढ़ता रहेगा, उसके बाद अगली बीट मिसिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक मोबिड फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड डिग्री में जो टाइप 2 था, यानी मोबिड टाइप 2, ठीक है। मोबिड 2 कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे क्या होगा, मिसिंग बीट होगी, बट जो पी आर इंटरवल जो होगा वो सब में कांस्टेंट होगा, बढ़ के रहेगा, 5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा होगा, 6 होगा 7 होगा कुछ भी होगा, लेकिन सब में पी आर इंटरवल की जो ड्यूरेशन होगी सब में कांस्टेंट होगा। यानी अगर 6 है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर ये 6 होगा तो ये सारा ये क्या होगा कि सब में 6 होगा, यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा, और साथ में एक मिसिंग बीट आ जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, मिसिंग बीट होगी, ठीक है। अगर पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन लगातार बढ़ता जा रहा है तो सेकेंड डिग्री मोबिड फर्स्ट होगा, और अगर पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन कांस्टेंट है, लगातार बढ़ा हुआ है बट कांस्टेंट है, तो उसको हम बोलेंगे मोबिड सेकेंड। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक एंड
मोबिड सेकेंड में। देखिए फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में भी पी आर इंटरवल बढ़ा था बट कांस्टेंट था, यहाँ पे भी बढ़ा था बस बट कांस्टेंट है। लेकिन फर्स्ट डिग्री में मिसिंग बीट नहीं होगी, ठीक है, लेकिन मोबिड सेकेंड में मिसिंग बीट भी होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड मोबिड सेकेंड में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब हम देखें थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, या इसी को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पी आर इंटरवल का डायरेक्टली क्यू आर एस से कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। पी आर इंटरवल या तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है ना, कोई जो है कोई सीक्वेंस ही नहीं होता, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग लीड टू यहाँ पे निकली हुई है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पी आर इंटरवल की ड्यूरेशन ये है, इस वाले में थोड़ा बढ़ गई, यहाँ पे और बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर कम हो गई, यहाँ पे कम हो गई, तो और यहाँ पे कोई मिसिंग बीट नहीं है, तो ये सेकेंड डिग्री होगा नहीं। और लगातार आप देख रहे हैं वेरिएबल है, ठीक है, इसमें पी आर इंटरवल वेरिएबल है, तो ये फर्स्ट डिग्री भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ और बढ़ गया, यहाँ फिर कम हो गया, ठीक है। तो कोई कांस्टेंट पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पी वेव एंड पी आर इंटरवल की एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।